जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू सौरभ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है टेकचंद और आज हम डिस्कस करेंगे कुरुक्षेत्र मैगजीन जो कि जनवरी मंथ की है। एंड ये इस कुरुक्षेत्र मैगजीन का सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी इसका अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं। एंड आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर बैकऑन्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है इसका जो टॉपिक है, पूरा थीम है जो वो एग्रीकल्चर के ऊपर है कि इंडियन एग्रीकल्चर में इंडिया के अंदर चल क्या रहा है, एंड उसी के ऊपर पूरा है, डीपली नॉलेज है। तो आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे कि इंडिया के अंदर किस तरीके से जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और आजकल हम पूरा का पूरा क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर जा रहे हैं। एंड जो नए नए इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने चला के रखे हैं डिजिटल एग्रीकल्चर के अंदर उनके बारे में भी देखेंगे। एंड जो इसका क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड क्या क्या इसको रिफॉर्म्स कर सकते हैं और आगे हम, तो ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आर्टिकल के ऊपर। क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही स्लो हो रहा है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? एक तो पहला रीज़न बताया जा रहा है कि हमारा जो कंट्री में वास्ट डाइवर्सिटी है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। जैसे मान लो नॉर्थ में आप जाओगे तो वहाँ पे क्या है, वीट ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड वहीं आप अगर मान लो ईस्ट साइड में जाओगे तो वहाँ टी वगैरह ये बागानी खेती ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, पूरे इंडिया के अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एग्रीकल्चर पैदा होती है। तो उसकी वजह से क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो मान लो कोई भी एक प्लान लेके आते हैं हम, तो वो जल्दी से हर जगह पे सूटेबल नहीं रहता है। तो इसलिए भी हो सकता है कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्लो हो रहा होगा। एंड दूसरा बताया जा रहा है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। जो इंडियन फार्मर्स की जो कंडीशंस हैं उनके पास क्या है, इतना ज़्यादा पैसा रहता नहीं है। ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो क्या है, गरीब हैं। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं हो पा रहा है। एंड थर्ड बताया जा रहा है लेक ऑफ जनरल अवेयरनेस। लोगों के अंदर क्या है, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि क्या हमको मतलब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम बताई जा रही है। एंड यही मेजर चैलेंजेज हैं। एक चैलेंजेज और भी है कि हमारा जो डिजिटल जो इंडियन फार्मर्स हैं वो क्या स्मॉल होल्डिंग्स ज़्यादातर रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, लोगों लोगों क्या जल्दी से इतनी ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, तो जल्दी से क्या है, इस टेक्नोलॉजी नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, इनोवेटिव्स हो रहे हैं, उनको जल्दी से हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक हमारा बड़ा चैलेंज है। एंड नेक्स्ट चलते हैं मैकेनाइजेशन। तो पहले जो हमारा कन्वेंशनल एग्रीकल्चर हुआ करता था, उससे जब हम मैकेनाइजेशन पर शिफ्ट हुए थे, जो मशीनीकरण के ऊपर, उससे क्या हमारा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि हमारी जो प्रोडक्शन है उस टाइम पे बहुत बढ़ गई थी, एफिशिएंसी भी बढ़ गई थी, एंड पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्रॉप यील्ड की। एंड फार्म की जो इनकम थी वो भी बढ़ गई थी। ये सब चीज़ का फ़ायदा हो गया था। एंड डिपेंडेंसी ऑन एनिमल्स ये भी हमारा कम हो गया था। एंड लेबर रिसोर्सेज की भी नीड क्या है, कम हो गई थी। तो ये इसका पूरा मैकेनाइजेशन, फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में पूरा है। तो एक ये बता रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजीज इंडिया के अंदर अभी फ़िलहाल कौन कौन सी चल रही हैं। तो स्मार्ट डिवाइसेज एप्लीकेशन, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि आजकल क्या स्मार्ट डिवाइसेज आने शुरू हो गया है कि आप घर पे बैठ के भी मतलब पूरा सब कुछ कर लेते हैं। मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सब चीज़ क्या है, पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजीज है। इसके थ्रू क्या है, जैसे मान लो आप ऑफिस में बैठे हुए हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या, जैसे मान लो आप ऑफिस में बैठे हुए हो, तो आप अपने मोबाइल से ही क्या है, जैसे मान लो आपके घर का फ़ैन चालू है, टीवी चालू है, तो उसको मोबाइल पे बैठ के वहीं से ही ऑफिस में बैठ के उसको बंद कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये सब इसी के अंडर में आती हैं, ठीक है जी। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो यूएस एंड इज़राइल है, ये ऑलरेडी क्या है, मतलब सक्सेसफुली अडोप्टेड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ये मतलब सक्सेसफुली अडोप्ट कर चुके हैं। एंड ये दो मतलब बिगर कंट्रीज हैं वैसे भी। यूएस एंड इज़राइल तो क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं, तो इसलिए इनका क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर ये ऑलरेडी अपना सक्सेसफुली डिजिटल टेक्नोलॉजी का अभी यूज कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो इनके अंदर ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, आईओटी। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, रिमोट सेंसिंग, बिग डेटा एंड मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की पिलर्स हैं, ठीक है।
तो इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में, एक तो हो गया आधार कार्ड। सभी के पास क्या आजकल आधार कार्ड है, वो सभी क्या है कि मतलब डिजिटाइज्ड हो चुके हैं कि किसी की इन्फॉर्मेशन हम क्या है आसानी से निकाल लेते हैं। दूसरा हो गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो आजकल क्या है यूपीआई वगैरह आप डायरेक्टली मतलब किसी भी अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो यूपीआई की मदद से, तो ये भी एक बेनिफिट हो गया। एंड तीसरा हो गया जन धन योजना, ठीक है। जन धन योजना क्या है, इसके अंदर हम जो मतलब लोन प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली इसके अंदर लोगों को, तो वही जन धन योजना है। एंड फोर्थ हो गया गवर्नमेंट ऐप्स, कोविन कोविन ऐप्स आजकल जो चली हुई है, जो कोविड का जो टीकाकरण के लिए ये कोविन ऐप चला के रखी है। तो इसके अंदर मतलब डेवलपमेंट्स बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट्स है, इनके बड़े बड़े जो डेवलपमेंट्स हैं इन्हीं के बीच में हुए हैं। तो ऐसे ही हम और आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। जो अभी का जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो है 370 बिलियन का यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स में, क्या अगर इसको काउंट किया जाए तो 370 बिलियन की इकोनॉमी है जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये है, तो मतलब हमारे पास क्या है वास्ट अपॉर्चुनिटी है अगर हम आगे कुछ डेवलपमेंट करना चाहें तो डिजिटल एग्रीकल्चर के अंदर, वही बताया हुआ पूरा। एंड एरा ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहा जा रहा है। अगर जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ठीक है, ये सब कुछ जो आए हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का नाम दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। एंड इनमें सारे फिर से वही बता के रखें, बार बार रिपीटेड है। क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन्स, नैनो टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे क्या हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज के पिलर्स हैं, ठीक है। तो डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर आते हैं सीधा। डिजिटल एग्रीकल्चर को स्मार्ट फार्मिंग भी बोल सकते हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर तो बोलते ही हैं, एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं, क्योंकि कई बार ये मतलब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या होगा, हम छोटे से छोटे एरिया को, जो मतलब लैंड्स का हमारा मान लो कोई खेत है उसके अंदर हम छोटे से छोटे एरिया को भी हम प्रिसाइज्ड वे में, मतलब छोटे से छोटे एरिया को भी हम कमांड कर सकते हैं कि भाई इस एरिया में हमको पानी की ज़रूरत है या तो हमको पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है, तो उसके बारे में इसलिए इसको हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर का नाम भी दे देते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डिजिटल एग्रीकल्चर में क्या डेटा का यूज होता है। हम क्या है डेटा कलेक्ट करते हैं, जहाँ जहाँ जैसे मान लो नॉर्थ में क्या है वीट की खेती हो रही है, तो उसको हम वहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे और उनका जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनके हिसाब से उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तो उसके हिसाब से उसको हम डिजिटली मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से क्या है उनको यूटिलाइज करते हैं इस डेटा का, और उसी हिसाब से हम उसको आगे मतलब कुछ चेंजेस अगर लाना होगा तो उसमें चेंजेस ला के फार्मर्स को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। जो इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर मान लो हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आते हैं, तो इससे होगा क्या कि हम मतलब रिसोर्सेज जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, टाइम की बचत हो जाएगी, कॉस्ट एफिशिएंसी होगी, मतलब पैसे की बचत हो जाएगी। अब मैं मतलब टाइम एंड कॉस्ट की कैसे बचत होगी मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आप घर पे बैठे हुए हो और आपका ट्यूबवेल है, जैसे मान लो वो डिजिटली आपने कनेक्टेड करके रखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो घर पे बैठे बैठे आप क्या उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और घर पे बैठे बैठे क्या आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो जो रास्ते का जो टाइम था वो सब कुछ सेविंग हो गया, ठीक है। आप उस टाइम में कुछ और कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा था, मान लो घर से खेत पे जाते, खेत से घर पे आते, वो सब कुछ क्या सेव हो गया, तो कॉस्ट एफिशिएंसी भी है इसमें। एंड इससे होगा क्या, जैसे मान लो आपका खेत का पानी पूरा भर गया, तो उसमें आप देख सकते हो उसमें आपका डेटा चेक कर सकते हो, उसकी वजह से क्या घर पे बैठे बैठे उसको आप ऑफ भी कर सकते हो, तो आपका कोई ज़्यादा मतलब वेस्ट नहीं जाएगा वाटर का भी, ठीक है। तो प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा ये, ठीक है। एंड एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट होगा उसको भी कम करेगा, क्योंकि हमको पहले से अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू क्या पहले से पता चल जाएगा कि एनवायरनमेंट में जैसे मान लो कोई साइक्लोन आने वाला है या तो कुछ और बड़ी कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो उनको हम पहले से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, एंड प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। तो
डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के इंक्लूड मतलब कुछ यूसेज है उसके बारे में बताया हुआ है कि रिमोट सेंसिंग है, उसकी मदद से क्या हम अपना खेतों के बारे में पूरा क्या सेंसिंग कर सकते हैं, सेंसर्स लगा सकते हैं कि पूरे खेत के अंदर मान लो कोई एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर मान लो किसी पेस्टिसाइड का अटैक हुआ, किसी पेस्ट का अटैक हुआ है, तो उसके बारे में हम पता कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग की मदद से। सोइल सेंसर्स हैं, सोइल सेंसर्स की वजह से भी हम क्या है जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसके बारे में पता कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या हम मतलब कौन सी फसल इसमें सबसे ज़्यादा होगी, तो वही सॉइल सेंसर्स है। उसके बाद है अनमैन्ड एरियल सर्वेइंग, तो जो ड्रोन्स वगैरह है उनकी मदद से हम क्या है कि अपने खेत का पूरा सर्वे कर सकते हैं कि किस जगह पे हमारी फसल की क्या कंडीशन है अभी। एंड वेदर इन्फॉर्मेशन, हमारी जो वेदर की जो कंडीशंस है, मान लो हमको हार्वेस्ट करना है तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्या हमको पहले ही पता चल जाएगा कि भाई कल हमारा जो दिन है वो साफ़ रहेगा, तो हम कल आसानी से उसको हार्वेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, तो वेदर की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड मार्केट एनालिसिस एंड इंसाइट्स, तो मार्केट के अंदर की सारी जानकारी पता चलता रहेगा कि भाई अभी जो है मान लो वीट का क्या रेट चल रहा है, ठीक है, राइस का क्या रेट चल रहा है, तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता चलता रहेगा। तो उससे होगा क्या कि फार्मर्स हैं जो अपना आराम से उन्हीं को देख देख के अपना मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एंड सीड की इफेक्टिवनेस भी पता कर सकते हैं कि भाई कौन सी जगह पे कौन सा सीड हम ज़्यादा यूज कर सकते हैं, यील्ड पैटर्न्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में हमको मदद मिल जाएगी बेसिकली। एंड नेक्स्ट चलते हैं, इन्फॉर्म अबाउट द पोटेंशियल सक्सेस ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉप, यानी कि हमको किसी भी मान लो किसी एक जगह पे कोई मान लो वीट की कोई फसल है वो अच्छी हुई है, तो उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई इस जगह पे क्या है, आप कॉटन ना बो करके वीट ज़्यादा बोइए कि उससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में हमको मतलब पता चल जाएगा कि यहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो इससे क्या होगा, एक दूसरा और है रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब होता है हमको रियल टाइम में पता चलता रहेगा कि अभी फ़िलहाल करंट में क्या चल रहा है, तो वेदर वगैरह की इसकी कंडीशंस की हमें रियल टाइम में पता चलता रहेगा। एंड राइट अमाउंट ऑफ वाटर टू बी यूज्ड फॉर इरीगेशन एज वेल एज नीड ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो वही बार बार बता रहे हैं कि इससे क्या होगा कि हम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एग्रीकल्चर से हम क्या करेंगे कि राइट अमाउंट में ही हम अपना वाटर का यूटिलाइज करेंगे इरिगेशन के लिए, एंड फर्टिलाइजर्स का भी उसी हिसाब से यूटिलाइज करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे यूज करेंगे। तो अभी चैलेंजेस देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा इंडिया के अंदर क्या है, स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो जिनके पास 2 हेक्टेयर्स मतलब लैंड से जो कम है वो इंडिया के अंदर है 86.2% फार्मर्स, ठीक है। एंड ये जो ऑन करते हैं मतलब टोटल लैंड होल्डिंग्स का ऑन सिर्फ ये 47.3% ही करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान लो हमको किसी, क्योंकि इसके लिए क्या है डिजिटल फार्मिंग के लिए हमको चाहिए डेटा, तो छोटे छोटे जब मान लो कोई फार्मर्स हैं छोटी छोटी लैंड्स में काम कर रहे हैं, तो उनसे हमको डेटा लेने में थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि उनकी हम प्रोडक्टिविटी का इतना आसानी से पता नहीं लगा पाते हैं कि भाई आप क्योंकि छोटे खेत में क्या है कि इतना पता नहीं चल पाता है और मतलब ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ेगी हमको कलेक्शन की, तो ये एक हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है। एंड डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स है, यानी कि हर जगह हम क्या है मतलब एक ही मान लो एक ही गांव के अंदर कम से कम बहुत तरीके की फसल मतलब लोग बोते हैं, तो क्या है क्रॉप का बहुत ज़्यादा डाइवर्जेशन है। मतलब गांव के अंदर ही नहीं है, हमारे इंडिया के अंदर पूरे के अंदर, जैसे मैं बताया था कि मान लो नॉर्थ में तो पूरा वीट की फसल होती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा टी वगैरह की होती है, एंड ईस्टर्न में हम मान लो क्या है राइस वगैरह ज़्यादा होता है, ऐसे ही क्या है, तो सब कुछ ये क्या है मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो अगर मान लो हम नेशनल लेवल पर कोई डिजिटल एग्रीकल्चर का कोई प्लान लेके आते हैं तो सभी के लिए एक जैसा नहीं होगा, वो सब के लिए अलग अलग होगा, तो इसलिए क्या है ये भी एक हमारे सामने बड़ा चैलेंज है। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है कि ये जो जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी जा रही है ये क्या है बहुत ज़्यादा महंगी है, तो फार्मर्स क्या है इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये भी क्या है एक बड़ा चैलेंज है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है आजकल, पीपीपी मॉडल पर काम करती है। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स हैं वो आएंगे साथ में, एंड गवर्नमेंट भी आपका सपोर्ट करेंगी, तो उससे होगा क्या कि आपको
मतलब फार्मर्स को ज़्यादा मतलब पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। तो नेक्स्ट चलते हैं, दी प्राइम मिनिस्टर्स विजन। प्राइम मिनिस्टर का कुछ विजन है डिजिटल इंडिया को लेकर। प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो चाहते हैं कि मतलब जो पहले जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर होती थी, हम उससे शिफ्ट होके मतलब डिजिटल इंडिया को डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर आ जाए। तो ये इसमें पूरा बताया हुआ है कि एग्रीकल्चर एट द एपेक्स लेवल एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो चाहते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसको हम मतलब एकदम से ऊपर लेके आएँ, ठीक है। एंड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा मतलब पीएमजी का जो वो है विजन है कि भाई हम क्या अपनी इंडिया को क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दें। एंड दूसरा है मॉडर्नाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज़ द नीड ऑफ द आर। एग्रीकल्चर को क्या है, उसको मॉडर्न बनाना है एंड फार्मर्स की इनकम को दुगनी करना है, ये सब चीज़ है। एंड उसके बाद है वाट जो फार्मर्स की इनकम को दुगनी करना है। और उसके बाद क्या है, एक एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि वाइट रिवॉल्यूशन जिस तरीके से इंडिया के अंदर हुआ था उस टाइम पे क्या है कि पूरा का पूरा फार्मर्स की इनकम बढ़ गई थी, उसी तरीके से क्या अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से भी क्या है फार्मर्स की इनकम डबल हो सकती है। तो उसी के बारे में पूरा विजन है प्रधानमंत्री जी का। नेक्स्ट चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन अचीविंग द गोल्स हैज़ आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नीति आयोग। तो नीति आयोग का भी गोल रहा है इसके बीच में, विच बिलीव्स दैट इन ऑर्डर टू डबल द फार्मर्स इनकम वी नीड टू टेक एक्शन इन 3 कैटेगरीज। तो वो बोल रहे हैं कि नीति आयोग जो है हमारी बॉडी है, ये बोल रहे हैं कि हमको अगर फार्मर्स की इनकम डबल करनी है तो हमको 3 कैटेगरीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा। पहला हो गया डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजी जनरेशन एंड डिसएमिनेशन, दूसरा हो गया एंड थर्ड हो गया पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स। तो इन चीज़ों पे अगर हम काम करेंगे तो फार्मर्स की इनकम डबल हो सकती है। तो यही बता रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अदर स्टेक होल्डर्स सच एज इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड स्टार्टअप्स। तो गवर्नमेंट के अलावा, गवर्नमेंट तो चलो काम कर ही रही है हमारी, उसके अलावा भी क्या है, एक इंडस्ट्रीज़ हैं जो नई, जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारी पूरी मदद कर रही हैं कि किस तरीके से हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ला सकते हैं नए नए इनिशिएटिव्स। एंड दूसरा हो गया कंपनीज हो गया, एंड स्टार्टअप्स, जो नए नए जो स्टार्टअप्स हैं, जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि किस तरीके से इंडिया के अंदर नए नए स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर उनका उनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, एंड वास्ट बिजनेस पोटेंशियल इन इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ अट्रैक्टेड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एंड IBM। तो ये हो क्या रहा है कि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो एक क्या बहुत बड़ा सेक्टर है, तो इसलिए क्या मल्टीनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो भी क्या है पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया एंड IBM हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो ये भी क्या है इंडिया में पार्टनरशिप करना चाहती हैं गवर्नमेंट के साथ डिजिटल एग्रीकल्चर को मतलब इन डिजिटल एग्रीकल्चर में हेल्प करने के लिए, ठीक है जी। तो ये प्रमोटिंग PPP मॉडल में ऑलरेडी बता दिया क्या होता है। एंड नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिकॉग्नाइजेज एग्रीकल्चर एज वन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सॉल्यूशंस, ठीक है जी। तो ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर पर रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो एग्रीकल्चर का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है वो हमारा क्या है सबसे ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर में रहेगा, इसको बदलाव लाने के लिए, ठीक है जी, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो कमेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, US एंड इजराइल में क्या ऑलरेडी सक्सेसफुली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है एग्रीकल्चर के अंदर। एंड ऑस्ट्रेलिया एंड नीदरलैंड्स, इन कंट्रीज़ के अंदर भी क्या है अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो बोल रहा है कि देयर इज ए वर्ल्ड वाइड रियलाइजेशन दैट ए सस्टेनेबल पॉजिटिव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम द डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। तो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है बगैर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के हम क्या है कि जो पॉजिटिव ग्रोथ है एग्रीकल्चर के अंदर वो नहीं ला सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंड सस्टेनेबल दोनों चीज़। तो ये इसके लिए हमको लाने के लिए क्या चाहिए, हमको डिजिटल टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। तो यही वर्ल्ड बैंक बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक द डिजिटल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन होल्ड्स ए प्रॉमिस टू बिल्ड एन एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम दैट इज एफिशिएंट, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल
एंड इक्विटेबल वन दैट कैन हेल्प डिलीवर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। तो मतलब वर्ल्ड बैंक का कहने का मतलब यही है कि भाई हमारा जो फूड को एफिशिएंट बनाने के लिए, फूड चेन को कंप्लीट करने के लिए क्या है, हमारा डिजिटल, अगर हम पहले कन्वेंशनली हम क्या सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देते थे, जो कि फार्म प्रोडक्शन के ऊपर सिर्फ। आजकल क्या हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की वजह से क्या होगा कि हम पूरा जो फूड चेन है हमारा कंप्लीट की कंप्लीट फूड चेन, आपका प्रोडक्शन से लेकर के सब कुछ उसका किस तरीके से मतलब हम फूड को बेचना हुआ, उसकी किस तरीके से हम उसको और ग्रोथ कर सकते हैं, हाई यील्ड वैराइटीज़ को कैसे हम बना सकते हैं नई नई तरीके से। तो ये सब चीज़ क्या है आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से आ सकता है, एंड इसको हम सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो यही वर्ल्ड बैंक का कहना है, एंड इसी से हमारा क्या डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। द वर्ल्ड बैंक एक्सप्लोर्स दिस फर्दर बाय सेइंग दैट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द agri-food system investigates how digital technologies can accelerate the transformation of the agri-food system by increasing efficiency on the farm, improving farmers' access to output, input and financial markets, strengthening quality control and trans accessibility, and the improving the design and delivery of the agriculture policies। तो यही पूरा का पूरा बता रहे हैं कि डिजिटल जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंटेशन से क्या होगा, हम फार्मर्स की जो इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड नए नए जो एग्री फूड सिस्टम्स हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। इम्प्रूविंग फार्मर्स असेस टू आउटपुट, उनको क्या है एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं उनकी। तो ये सब कुछ इसमें पूरा का पूरा बता के रखे हैं, यही है। एंड ओपन डेटा सेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स एंड डिजिटल स्किल्स एंड एनकरेजिंग इक्विटेबल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। तो यही है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई इस तरीके से हम अगर मान लो डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर आते हैं तो उससे होगा क्या कि हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा। एंड जो हमारा डिजिटल पेमेंट्स को भी हमको क्या है मजबूत करना पड़ेगा। ये सब चीज़ मतलब पूरा का पूरा इनका कहने का मतलब यही है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हमको आना चाहिए। ये हमारे मतलब पूरे फूड प्रोडक्शन में और फूड चेन में पूरी पूरी बढ़िया तरह से सस्टेनेबल गोल्स की तरफ हमको लेके जाएगा। एंड ये मतलब ठीक रहेगा, मतलब कहने का मतलब इनका यही है। एंड अभी कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जो स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट ने चला के रखी हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने, उनके बारे में देख लेते हैं। तो इन सितंबर 2021 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर अनाउंस द इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2021 टू 2025। तो ये हो गया अपना डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ये चला के किसने रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है जी। तो ये है, इसका जो एम है वो ये है, टू सपोर्ट एंड एक्सेलरेट प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन्स, रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड यूज ऑफ ड्रोन्स एंड रोबोट्स। ये सब चीज़ है, इनको सपोर्ट करेगा ये पूरा का पूरा मिशन, ठीक है। तो वही बार बार ये रिपीटेड है, तो इनको देखना है। दूसरा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम हो गया आपका NEGPA, मतलब नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है जी। ये जो स्कीम है ये मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती हैं एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कौन सी होती हैं। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं उसके अंदर क्या होगा कि पूरा का पूरा जो फंड है वो क्या है सेंट्रली ही, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो हमारी, वही पूरा का पूरा फंड उसमें स्कीम को चलाने के लिए देगी। एंड जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो यही बताया जा रहा है कि ये क्या है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसके अंदर क्या है स्टेट्स हैं जो 40% तक कंट्रीब्यूट करेंगे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी 60% तक कंट्रीब्यूट। और अगर नॉर्थ ईस्ट की अगर साइड में जाएंगे तो ये होगा 90% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी एंड 10% क्या है स्टेट गवर्नमेंट करेगी। एंड यूनियन टेरिटोरीज के अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये पूरा स्कीम के अंदर लिखा हुआ है। एंड इसका जो एम होगा
रैपिड डेवलपमेंट इन इंडिया थ्रू यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है किसकी मदद से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। तो वही पूरा का पूरा है। अंडर द स्कीम 60% कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन मैंने बता दिया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में बता दिया। एंड नेक्स्ट चलते हैं। तो ये क्या है, फार्मर्स की इनकम को डबल करने का स्टेप्स है। तो जो फार्मर्स की इनकम को जो डबल करने का जो स्टेप था, उसमें एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। तो वही रिकमेंडेशंस लिखे हैं कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म ला सकते हैं जिससे कि फार्मर्स की इनकम क्या है, डबल हो जाए। तो वही है कि यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ का यूटिलाइजेशन से क्या है, हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर सकते हैं। तो यही पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। एक और स्कीम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसमें क्या है कि हम डायरेक्टली, मतलब पहले क्या होता था कि मिनिस्ट्रीज़ के अंडर से अगर मान लो कोई पैसा रिलीज़ होता था तो मिडिल मैन्स बहुत रहते थे बीच में, तो करप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो अभी क्या हो गया, डीबीटी के हेल्प की मदद से क्या है, जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देती है फार्मर्स के में। तो उससे क्या है, आपका जो करप्शन के जो चांसेस है वो बहुत कम होगा, और डायरेक्ट मतलब क्या, फार्मर्स की इनकम बढ़ जाती है इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। एक और ये मतलब पोर्टल है, इसको बोलते हैं एम किसान पोर्टल। ये भी पूरा डिजिटली आपको इंडिया में जो भी कुछ चल रहा है इसके बारे में पूरा का पूरा पता चल जाएगा। एंड एक हो गया आपका एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं किसान सुविधा। ठीक है, तो ये फार्मर्स के लिए है पूरा का पूरा। एक ई नेम हो गया, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस। इसके अंदर क्या है, हम पूरा का पूरा जितना भी मतलब फार्मर्स हैं वो अपना प्रोडक्शन जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ है उनका, उसको हम बेच सकते हैं इस मतलब मार्केट प्लेस के अंदर। अमेजोन के जैसे काम करता है, जैसे अमेजोन है अपना, तो उसमें क्या है, हम कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन ई नेम के अंदर क्या हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो यही है पूरा। ई नेम के बारे में ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ वीडियो, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पीपीपी मॉडल के ऊपर है पूरा, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो इंडियन गवर्नमेंट ने किस किस के साथ की हुई है। तो इन जून 2021 द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर सेंड MOU with Microsoft to run a pilot program for 100 villages in 6 states। तो ये इसके अंदर बता रहे हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। उसके अंदर एक MOU साइन किया हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तो इसमें 100 विलेजेज हैं, ये 6 स्टेट्स हैं। स्टेट्स के नाम देख लो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स के अंदर है। इसके अंदर ये क्या करेंगे पूरा, मतलब प्लान टू डेवलप फार्मर इंटरफेस फॉर स्मार्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर। ये क्या है, एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। इसके अंदर क्या है कि जो फार्मर्स का जितना भी डेटा कलेक्ट करके उनके बारे में बताएंगे कि भाई किस तरीके से आप फार्मिंग कर सकते हैं, स्मार्ट फार्मिंग कर सकते हैं, मतलब उनको वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड, मतलब पूरा का पूरा बताएंगे कि किस तरीके से आप जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है उसको कैसे कैसे आप कर सकते हो। एंड बाद में जैसे आपका हार्वेस्ट हो जाएगा उसके बाद उसको किस तरीके से आप बेच सकते हो। तो ये सब चीज़ के बारे में हमको एक इंटरफेस मिलेगा, उसमें उसकी मदद से क्या है, फार्मर्स की इनकम को दोगुना किया जा सकता है एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर को इंडिया के अंदर लाया जा सकता है। तो ये एक MOU हो गया। एक और भी MOU है, इसके अंदर क्या है, लास्ट सितंबर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर आल्सो साइंड 5 MOUs। तो इसमें क्या है, 5 कंपनीज के साथ जो इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किए हुए हैं MOU। ये हो गया आपका सिस्को हो गया, निंजा कार्ट हो गया, जियो हो गया, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड हो गया, ITC लिमिटेड हो गया एंड NCDEX ई मार्केट लिमिटेड हो गया। तो ये हैं सब चीज़। तो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड है, इसके साथ जो MOU हुआ है इसके अंदर वो लोग प्रोवाइड करेंगे जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र है, जलना एंड नासिक। तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ही है पूरा का पूरा MOU, जिसके अंदर ये जियो कृषि प्लेटफॉर्म बनाएंगे
जिसके अंदर ये पूरा का पूरा क्या है, डिजिटाइजेज द एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, मतलब एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को पूरा डिजिटाइज करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई एडवाइजरी देंगे कि भाई इस तरीके से आपको काम करना है। ये पूरा सेम टू सेम है जैसे ऊपर था हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ था, सेम ऐसी तरीके से इनका है। तो ये हो गया इनका। सिर्फ ये याद रखना है कि ये कहाँ पे काम करेंगे। तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र के अंदर जलना एंड नासिक, ठीक है। तो कंपनी का नाम हो गया जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। नेक्स्ट देख लेते हैं आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड है जो दूसरी जो एमओयू है उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ये भी सेम ही चीज़ है, मतलब क्रॉप एडवाइजरी करेंगे किस तरीके से आपको जो स्मार्ट फार्मिंग है उसको यूटिलाइज करना है, उसके बारे में बताएंगे। ये जो स्कीम है ये लाएंगे कहाँ कहाँ पे, सीहोर एंड विदिशा, ये मध्य प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके अंदर ये काम करेगा, ठीक है, आईटीसी लिमिटेड। एंड इन्होंने एक ये भी चला के रखा है ई चौपाल 4.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये आईटीसी ने ही चलाया है, तो इसका भी थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं सिस्को। सिस्को एक कंपनी का जो एमओयू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, वो करेगा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को इफेक्टिव नॉलेज शेयरिंग बिटवीन द फार्मर्स एडमिनिस्ट्रेशंस एंड एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। इनके सभी को क्या है, एक मतलब शेयरिंग क्रिएट करेगा कि भाई आप किस तरीके से मतलब आप डेवलपमेंट ला सकते हो फार्मिंग के अंदर। तो इनमें क्या है मतलब आपस में क्या करवाएगा, ये कनेक्शन करवाएगा कि भाई आप एकेडमिया हैं, जैसे मान लो पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी कोई डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्री में कोई डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डेवलपमेंट हुआ है, या तो फार्मिंग में कोई डेवलपमेंट हुआ है, तो इन सभी को क्या कम्युनिकेट करवाएगा आपस में। तो यही है। एंड ये जो काम करेगा वो करेगा 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, कैथल एक तो हरियाणा के अंदर है, एक मध्य प्रदेश के अंदर है, मुरैना मुरैना है, ठीक है। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काम करेगा। सिस्को कंपनी का नाम याद रखना है। एंड इसका एक उन्होंने क्या किया है, एक एग्रीकल्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है, ठीक है, 2019 के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं NCDEX ई मार्केट लिमिटेड। ये भी सेम है, ये कहाँ काम करेगा, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, एंड देवनागरी कर्नाटका में, एंड नासिक महाराष्ट्र में। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, मतलब ई नेम के जैसे काम करेगा कि मतलब जो प्रोड्यूस होगा उसको किस तरीके से आप एक पोर्टल प्रोवाइड करेगा और उसको बेचने का किस तरीके से ये सब कुछ चलेगा, जैसे APMC मंडीज हैं उनके जैसे ही ये काम करेगा टोटली, ठीक है जी। तो इसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट मार्केट लिंकेज वगैरह क्रिएट करेगा। एंड ये आर्टिकल यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।